एवरीवन, हम लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसके लॉज क्या थे और इससे रिलेटेड टर्म्स, यानी कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि प्लेन मिरर के केस में कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, पूरा मैंने बताया हुआ था। फिर उसमें बताया था मैंने कि किसी भी लेटर्स को वाटर इमेज कैसे बनता है, वो पूरा हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा कि इसमें जो मिरर इमेज के केस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि जो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, उसमें मैंने लिखा था कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। और फिर हमने बोला तो अच्छा डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक। ये मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाऊंगा। जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का और जो इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट का, वो सेम डिस्टेंस पे बनता है, ठीक। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर एक मिरर बना ले रहा हूँ। ये हमारा क्या है, ये मिरर है, ठीक। ये प्लेन मिरर और इसमें एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ ओ। और फिर हमने बताया था किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 रेज की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 रेज में हम पहला रे लेते हैं बच्चा, यहाँ पर रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंसिडेंट पैरेलल टू द इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन सरफेस, ठीक। दूसरा मैं ले रहा हूँ आपका ये ऑब्लिकली, ये इंसिडेंट हुआ, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ही क्या हुआ, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो गया। और ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, इसी तरह नॉर्मल, ओके। अब इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोल रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। और मैंने बताया जब लाइट इंसिडेंट नॉर्मली होता है बच्चा, उस केस में तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है उसी पाथ पे। और फिर इसका इमेज प्राप्त करने के लिए मैंने किया था कि इसको मैंने क्या किया था, प्रोड्यूस किया था बैकवर्ड डायरेक्शन में। कैसे, ये हमारा था दिस वन यहाँ, ठीक। तो ये हमारा इमेज है, बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ, ये O है, ये P मान लेते हैं बच्चा, इसको N बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं, इसके F बोल देते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज था, ठीक। अब ये तो नॉर्मली हो रहा है। अब इसमें मैं जो प्रूव करूँगा विद द हेल्प ऑफ कांग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, तो मैं इसमें क्या ले रहा हूँ कि मान लेते बच्चा ये जो आपने देखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है, जो एंगल आपका ये आई है तो एंगल आर के बराबर है। तो एंगल यहाँ पे क्या है बच्चा, OPN। तो एंगल OPN इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल NPQ। इसको मैं यहाँ पे एंगल आर बराबर क्या लिख दे रहा हूँ, एंगल आर, ठीक। फिर देखो इस ट्रायंगल में अगर ये आई बराबर आर है तो आप जानते हो जब दो पैरेलल लाइंस को एक स्लैंट लाइन कट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फ्रॉम द रे डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम, डायग्राम से मिल सकते हैं बच्चा, एंगल ओ पी एन इक्वल टू एंगल एफ ओ पी, यानी कि इस एंगल को इस एंगल के बराबर लिख सकता हूँ। ये कैसे लिख दिया मैंने, ये मैंने लिखा है यहाँ पर इसको मैं लिखा है यहाँ पर अल्टरनेट ट्रायंगल्स, इसको मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, ये आपका हो गया अल्टरनेट। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ ये हो गया बराबर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस लाइन को जो नॉर्मल हमने ड्रा किया है इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर रहा हूँ एक्स्ट्रा। यहाँ पे लाइन को मैं इस तरीके प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब देखो बच्चे ये आर बराबर क्या है एंगल, ये आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो इसके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल आर बराबर एंगल आर, तो यहाँ से लिख सकता हूँ आल्सो एंगल एन पी, ये पी है आपका, एन पी क्यू इक्वल टू एंगल एंगल इसका नाम दे रहा हूँ एंड डैश, एंगल आई पी एंड डैश। ये हमारा क्या है बच्चा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल आर बराबर एंगल आर में। फिर आगे का देखो डायग्राम में, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ देखते हैं। इसमें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपको। अब देखो ये आर बराबर है, फिर से वही लाइन जो जब स्लैंट लाइन कट करेगा बच्चा तो ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर ये अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेंस ट्रायंगल एफ आई पी इक्वल टू एंगल हमारा हो जाएगा बच्चा आई पी एंड डैश, आई पी एंड डैश। तो ये अपन बराबर हो जाएगा। अब देखो ये ट्रायंगल बराबर हो गया, ये ट्रायंगल बराबर हो गया। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो मैंने यहाँ पर किया था, अब ये एंगल बराबर क्या है, ये एंगल है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ हेंस एंगल एफ ओ पी, ये एफ ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एफ आई पी बराबर हो गया। यानी कि ये एंगल आई बराबर एंगल आर हो गया है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने प्रूव किया था एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एफ ओ पी, तो ये एफ ओ पी था, एफ ओ पी किसके बराबर हो जाएगा, एफ आई पी के बराबर हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो अब ये बराबर हो गया, तो देखो इसमें क्या क्या बराबर हुआ इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में आपको क्या बराबर हो गया बच्चे, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर हो गया। दूसरा क्या बराबर हो गया, ये तो साइड दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। ये जो साइड है एफ पी हमारा क्या हो गया, ये कॉमन हो गया इन ट्रायंगल ओ एफ पी और इन ट्रायंगल आई एफ पी कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया और एक साइड कॉमन हो गया, दो ट्रायंगल ये। और आपको पता है ये लाइन जो होती है नॉर्मली इंसिडेंट है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ कहीं पर दे रहा हूँ
इस केस में बच्चा एंगल जो हमारा एफ है, यानी कि ओ एफ पी इक्वल टू एंगल आई एफ पी बराबर 90 डिग्री। तो देखो आपको कौन सी प्रॉपर्टी वहाँ पे हुई कि साइड हो गया बच्चा, एक साइड हो गया, दो ट्रायंगल हो गए। जब ऐसा होता है दो ट्रायंगल के बीच में, तो ट्रायंगल क्या बन जाता है, कांग्रुएंस बन जाता है। क्या बन जाता है, कांग्रुएंट हो जाता है। जब कांग्रुएंट हो जाता है तो उस केस में जो साइड्स होते हैं बच्चा, यानी कि उस केस में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ओ पी इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस केस में कि जो हमारा ये साइड है ये ओ पी बराबर हो जाएगा किसके बराबर, ये ओ एफ, सॉरी यहाँ पे आपका ओ एफ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका ये ओ एफ बराबर होगा किसके, एफ आई के। इस तरीके से जो इमेज की डिस्टेंस है और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होता है वो प्लेन मिरर केस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमने नाम दिया था ओ एफ, इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ image of an image from the plane। यानी कि यहाँ से हम ये चीज़ प्रूव करती है कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर केस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस केस में हमने क्या क्या सीखा प्लेन मिरर केस में। पहली चीज़ हमने दिखाया आपको, जो बच्चा आपका इमेज होता है कैसा होता है, इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब बोले तो अपराइट होगा। अपराइट के साथ इसको मैंने बोला था अगर इरेक्ट होता है तो वो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल कहलाएगा। फिर दूसरा हमने सिखाया आपको बच्चा कि जो साइज है, यानी कि मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तीसरा हमने सिखाया आपको बच्चा कि जो इमेज की प्रॉपर्टी होगी कैसी होगी, लैटरली इन्वर्टेड होगी। और चौथा हमने सिखाया था आपको कि इरेक्ट हो गया, वर्चुअल हो गया, कि बच्चा लैटरली इन्वर्टेड हो गया। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। कहाँ से, प्लेन मिरर केस में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये हमारा प्लेन मिरर है बच्चा, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज ये पोजीशन आप यहाँ से अगर 10 सेंटीमीटर है तो आपका जो इमेज बनेगा ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। अगर आपकी इमेज बनेगी यहाँ पर तो ये भी कितनी दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूँ, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, टोटल कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ओके, ये पूरा इंफॉर्मेशन था अबाउट द पोजीशन ऑफ इमेज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ व्हाट, प्लेन मिरर। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा आपका स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा क्या बच्चा, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर होता क्या है, स्फेरिकल मिरर होता क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर बनता कैसे, पहले तो हम समझते हैं इसको, तब हम लिखेंगे इसको। स्फेरिकल मिरर होता क्या बच्चा यहाँ पर, स्फेरिकल मिरर आपका मैं सर्किल बना रहा हूँ यहाँ पर, ये हॉलो सर्किल ले रहा हूँ। मैं सर्किल ले रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ। ये हमारा क्या है, एक हॉलो स्फीयर है, जो कि हॉलो स्फीयर सर्किल में समझिएगा आप लोग, ये हॉलो स्फीयर है। अगर मैं इसको दो साइड से,
अगर मैं इसको बच्चा क्या करूँ, दोनों पॉइंट से अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूँ, क्या करता हूँ मैं, कट कर दूँ। कट करने के बाद इन दोनों पार्ट में क्या कर लूँ, अलग कर लूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके से शेप मिलेगा। ये आपका ये पार्ट मिलेगा, एक आपका ये पार्ट मिलेगा। अब इस दोनों स्फीयर पे जो मैंने कट किया हुआ पार्ट लिया है, जिसको मैं बोलूँगा कर्वेचर ऑफ दिस स्फीयर, कर्वेचर बोलूँगा इसको दोनों को कर्वेचर बोलूँगा। छोटा सा जो पोर्शन हमने कंसीडर किया है उसको मैं नाम दे रहा हूँ कर्वेचर। अब इस कर्वेचर को मैं दोनों साइड से, यानी कि एक में इस साइड से कोटेड कर दूँगा और दूसरे वाले कर्वेचर बच्चा मैंने किधर से कोटेड कर दूँगा, इनर साइड से, यानी कि इसको मैं पोर्ट्रेट बोलूँगा या सिल्वर्ड करूँगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिल्वर्ड कर दिया, मतलब इसको कोटेड कर दिया। अब जो मुझे इसके बाद मिली चीज़ें, इसको मैं एक नाम दूंगा, क्या बच्चा, ये क्या बन गया, ये मिरर बन गया। अभी तक ये था क्या था, जब मैं कोटेशन नहीं किया था, केवल कर्वेचर था ग्लास की तरह। जब मैंने इसका इनवर्ट पार्ट जो है इसको कोटेड कर दिया और दूसरे पार्ट का बच्चा क्या है, ये दोनों एक साइड बन गया, एक ही बन गया। इसको ऐसे बनाते हैं, इसको इस वाले केस में जो मुझे मिला है ये यहाँ से कोटेशन कर देता हूँ। ये जो कर्वेचर मिला हमको, ये हमारा जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनवर्ड है, और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चा कैसा है, बल्ब आउट है। कैसा है, ये बल्ब आउट है, और इसका जो है बच्चा कैसा है, इनवर्ड है। ठीक, अब इन दोनों का नाम क्या दूंगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चा बल्ब आउट होगा उसको मैं क्या नाम दूंगा, यहाँ पर इसको बोलूँगा कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम क्या देंगे नाम, हम कॉन्वेक्स मिरर नाम देंगे। और जो हमारा ये पार्ट है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, फंसा हुआ है, उसको बोलूँगा कि मैं क्या, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। अब इसको कॉनकेव क्यों बोल रहा हूँ बच्चा, एक वर्ड लगा हुआ क्यों मतलब होता है गुफा या गड्ढे टाइप का, यानी जो इसका जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, अंदर की तरफ है, धंसा हुआ है, यानी कहने का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको नाम क्या पड़ गया है, कॉन्वेक्स मिरर। और इसको याद कैसे करूँगा मैं, आपको पता है कि सबके पेट में होते हैं, जिसका पेट बाहर की तरफ निकला रहता है, तो जिसका पेट बाहर की तरफ निकला रहता है यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ रहता है, बाहर की तरफ रहता है, उसको मैं यहाँ दे रहा हूँ, जिसका पेट किधर है बच्चा, बाहर की तरफ घुमा रहेगा, उसको मैं क्या दूँगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नाम दूँगा। जो इसका रिफ्लेक्टेशन बल्ब आउट रहेगा उसको मैं क्या नाम दूँगा, कॉन्वेक्स मिरर नाम दूँगा। ठीक, अब इसको कैसे दोनों को डिफाइन कैसे करूँगा बच्चा, इस स्फीयर के को कैसे डिफाइन करूँगा, आइए समझते हैं इसको मैं समझता हूँ। यहाँ पर ये आपका, इसको डिफाइन कैसे करेंगे इस स्फेरिकल मिरर को, तो अब इस स्फेरिकल मिरर को कैसे डिफाइन करूँगा, यहाँ पर स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है बच्चा, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है विच इज़ अ पार्ट ऑफ यानी कि एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस which is a part of स्फीयर। कैसा स्फीयर बच्चा, हालो स्फीयर। ठीक, ये हालो स्फीयर का जो पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मैंने निकाला है इस चीज़ का, उसको मैं क्या बोलूँगा, स्फीयरिकल मिरर बोलूँगा। ठीक है, अब इसमें स्फीयरिकल मिरर हमने बताया था, एक पार्ट क्या होता है बच्चा, सिल्वर्ड होता है, यानी कि जब इसी दोनों पार्ट को अलग अलग तरीके से मैंने सिल्वर्ड कर दिया, कोटेड कर दिया, एक में इस तरीके से और एक में मैं इस तरीके से, तो यहाँ पे दो टाइप का मिरर बना, दोनों का नाम हमें पता है, यानी कि स्फीयरिकल मिरर का दो टाइप निकल के आया। पहला टाइप हमारा क्या निकल के आया बच्चा, कॉन्वेक्स, जो हमारा यहाँ पे, दूसरा टाइप हमारा क्या निकल के आया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरा हमारा क्या निकल के आया, इसको मैं बोलूँगा क्या, कॉनकेव मिरर, ये हमारा मिरर है। ठीक,
तो अब आइए समझते हैं इससे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है मैंने बता दिया। स्फेरिकल मिरर के टाइप्स होते हैं कितने, 2 होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव मिरर। ठीक, तो इसमें मैंने स्फेरिकल मिरर क्या होता है बच्चा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो कि किसका पार्ट होता है, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, जिसको कैसे तैयार किया जाता है, उसको साइड से कट करके मैं क्या बनाऊँगा, यहाँ पे उसका एनी वन साइड ऑफ दिस 2 पार्ट क्या कर दूँगा, सिल्वर कर दूँगा, कोटेशन कर दूँगा इसका। सिल्वर करने के बाद मतलब एक साइड में ओपेक रखूँगा, एक साइड में से क्या रखूँगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखूँगा। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ रहेगा, बल्ब आउट रहेगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, कॉन्वेक्स मिरर बोलूँगा। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन्वर्ट रहेगा बच्चा, उसको मैं क्या नाम दूँगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक, तो बाकी की इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कुछ टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू दीज 2 स्फेयर्स, यानी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड मैं कुछ टर्म्स तैयार करूँगा। जैसे मैंने वहाँ मिरर के टर्म में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन टर्म में, वैसे यहाँ भी कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो उसको जानना हमें ज़रूरी है, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में आएगा। ओके, तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके क्लास, थैंक यू।